हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छे क्वेश्चन है जरूर देखें। यूसी नेट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और टीजीटी आदि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एलटी ग्रेड आदि के एग्जाम जो भी होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर पूरी वीडियो देखें और जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं उसे जरूर नोट करते चलें। ठीक है, जिससे आपका नोट्स तैयार हो जाए और एग्जाम टाइम में आपको कम टाइम में अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और निम्नलिखित में से सही कूट है जो उससे उत्तर हमें चुनना है। तो पहला पॉइंट है माओ से तुंग। ठीक है, माओ से तुंग एक तरफ इनकी विचारधाराएं हैं, सूची फर्स्ट में वो है, और दूसरी तरफ इनकी विचारधारा है। ठीक है, तो पहला है ए माओ से तुंग, राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। दूसरा है मांटेस्क्यू, सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान आसान मालूम होता है लेकिन अमल में यह क्या होता है, बहुत कठिन काम होता है। तीसरी कार्ल मार्क्स है जो थिंकर्स। कार्ल मार्क्स का कहते हैं कि वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बढ़ने दिया जाए। लेनिन, दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्तां की बेड़ियां जो है वो कटेंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमें मिलाना है जो कथन है सबके। देखिए, ठीक है, और मिलान करेंगे तो जो हमारा मिलान होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, माओ से तुंग, सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है लेकिन अमल में क्या होता है, ये कठिन होता है, ये कहा है माओ से तुंग ने। मांटेस्क्यू ने कहा है कि राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यानी फोर्थ वाला मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा है इससे तुम्हारी जो दास्ता की बेड़ियां हैं, गुलामी की बेड़ियां हैं जो वो कटेंगी। और लेनिन ने कहा है कि वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बढ़ने न दिया जाए। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है और जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं। यह किसने कहा है, बोसाके ने, सर हेनरी मेन ने, एमपी फॉलेट ने या हॉब हाउस ने। देखिए, एलटी हॉब हाउस ने कहा कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य है, जहां तक यह इच्छा है वह क्या है, सामान्य नहीं है, और जहां सामान्य है तो वहां तक यह इच्छा नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एलटी हॉब हाउस। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो जरूर देखा करें जब भी देखें आप, और अगर नहीं टाइम है तो बाद में देखें लेकिन जरूर देखें। सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था, फिदेल कास्त्रो, स्टालिन, ग्रामसी, काटस्की। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्टालिन। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक देश में समाजवाद का नारा देकर स्टालिन ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया। ठीक है, और जो है उनकी महत्वपूर्ण जो कृति है, रचना है, प्रॉब्लम ऑफ लेनिज्म, और इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और पुस्तक का नाम क्या है, ये है इनकी महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कृति है, ये रचना है इनकी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट किया करिए। और देखिए, यूजीसी नेट के एग्जाम जो हैं आपके दिसंबर में हो सकते हैं और अक्टूबर में उसके फॉर्म आ सकते हैं, और क्योंकि सितंबर में तो नहीं आएंगे, अक्टूबर में ही आएंगे। और एग्जाम जैसे पिछली बार जल्दी जल्दी एनटीए ने करा लिया था तो फिर क्या होता है कि बाद में प्रॉब्लम होती है और हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन उसकी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करें जिससे कि फिर बाद में ये ना हो कि हाँ
नहीं हुआ और परेशानी होनी पड़ी। आप क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे अब क्वेश्चन आ रहे हैं यूसी नेट में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दें चीजों को। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की? पुनर्जागरण, परिषदीय आंदोलन, ज्ञानोदय, फल, पंडितवाद। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परिषदीय आंदोलन। तो मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, जो चर्च था, और राज्य सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में रहती थी, और चर्च की सरकारें इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित थी, ठीक है, सहमति पर आधारित थी हैं, और इस विचार की पुष्टि परिषदीय आंदोलनों ने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? पहले भी हमने इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया हुआ है। जॉन रॉल्स, अमरसेन, रॉबर्ट नजिक, माइकल सैंडल, और राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स है, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था, ठीक है। और इस पुस्तक का के कारण रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में वही स्थान प्राप्त हुआ जो प्लेटो, मार्क्स और मैकियावेली को प्राप्त है, ठीक है। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्व रक्षा अधिकारों की प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है? सीग्रे, एम कोस्केमित्री, जे जे जी स्टर्क, हुगो ग्रोसस। राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रोसस, ठीक है। तो ग्रोसस ने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगने और गलत करने वालों को दंड देने न्यायिक युद्ध का इन्होंने कारण माना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन, जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है, पूछा है, ठीक है, क्या नहीं है। यानी दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता है। सी है, कोई अपनी वर्ग स्थिति और सामाजिक जो दर्जा है नहीं जानता है उसे। और डी है, कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता, ठीक है। तो ये है इनकी, ठीक है, विल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। और ये जो है इनकी जॉन रॉल्स की धारणा है, और सी, ठीक है। और एक बार चाहे लिख लीजिए, स्पेलिंग ना समझ में आ रही है तो वेल यानी WELL ऑफ, और एग्रोनेंस यानी AGNORANCE, ठीक है। तो ये राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दल उनके अच्छे की अवधारणा मानते, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें क्या सही नहीं है पूछा है, ठीक है, क्या नहीं है। यानी देखिए, जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस धारणा का आशय है कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे पीछे, अज्ञान का पर्दा जो है, ठीक है, अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है, ठीक है। अज्ञान के वो मनुष्य जो है, मानव अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा, और यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें अपनी अपनी आवश्यकताएं, हितें और जो निपुणताएं हैं, योग्यताएं हैं, इससे बिल्कुल बेखबर है। यानी उसकी उसको कोई खबर नहीं है, और ये वह नहीं जानते हैं कि वास्तविक समाज में कौन सी बातें संघर्ष पैदा करती हैं, ठीक है, कौन सी बातें हैं जो संघर्ष पैदा करती हैं। अतः यदि उन्हें मालूम हो कि वे श्वेत हैं या अश्वेत हैं, और उन्हें यह पता नहीं होगा कि समाज में किस किस आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि नहीं है, और बाकी ये सारी चीजें सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हाइक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स, और राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स, ठीक है। तो जॉन रॉल्स ने समाज के परस्पर कायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर निर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित रूप परिकल्पना की, और अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए रॉल्स ने अज्ञानता का पर्दा जो वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो है संकल्पना दी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी।
9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रॉल्स की अज्ञानता के आवरण की अवधारणा के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन है प्राकृतिक संपदाओं के वितरण तथा क्षमता में अपने भाग्य को कोई नहीं जानता। बी ऑप्शन है समाज में अपना स्थान, वर्ग, स्थिति अथवा सामाजिक हैसियत को कोई नहीं जानता। तीसरा पॉइंट है पक्षकार अच्छे की अपनी अवधारणा के बारे में नहीं जानता। और डी है पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी नहीं जानते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखिए जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत के तहत अज्ञान के आवरण यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा का प्रतिपादन करता है और अपनी पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में प्रकाशित हुई थी वह बताता है कि व्यक्ति अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां जो होती हैं उनकी वो उसे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ। पहला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, बी है प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, सी है बोल्शेविक क्रांति में, और डी है अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात। ठीक है, देखिए आत्मनिर्णय की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है और जिसका मतलब है कोई संप्रभु देश। ठीक है, संप्रभु देश अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का जो निर्णय होता है उसे लेने में क्या होता है, सक्षम होता है अगर संप्रभु देश है, क्योंकि वह स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, उसकी अपनी सत्ता है। और इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके पश्चात विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा किया गया। ठीक है, 11 क्वेश्चन है किसने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है, प्लेटो, ग्रोसस, लास्की, प्रूथो। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रूथो ने कहा। प्रूथो रहे कब से कब तक, 1809 ठीक है से 1865। फ्रांस के अराजकतावादियों में अग्रणी विचारक है ये। ठीक है, और अराजकतावाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और उनकी रचना है व्हाट इज प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकी रचना है जो है व्हाट इज प्रॉपर्टी। ठीक है, और ठीक है व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 में संपत्ति के स्वरूप की व्याख्या करते हुए निजी संपत्ति को चोरी घोषित करते हैं, यानी जो निजी संपत्ति है उसे वो चोरी बताते हैं, जो हम निजी संपत्ति अपने पास रखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि निजी संपत्ति की जो है उन्होंने चोरी घोषित किया है अपनी रचना व्हाट इज प्रॉपर्टी में। ठीक है, किस में व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रूथो ने। 12 क्वेश्चन है स्वतंत्रता पर 4 निबंध। ठीक है, 4 निबंध स्वतंत्रता पर और ऐसे ऑन लिबर्टी यानी। ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है। और 4 एसेज होगा यहाँ पे, 4 एसेज। ठीक है, यहाँ पे 4 एसेज ऑन लिबर्टी, इंग्लिश में लिखना था पर भूल गई मैं, हिंदी में ही लिख दिया। तो 4 एसेज ऑन लिबर्टी, और ये है हर्बर्ट स्मिथ, जेएस मिल, अर्नेस्ट बेकर, ईसा बर्लिन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ईसा बर्लिन। तो स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969 के जो है 1969 के लेखक ईसा बर्लिन है और नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में ये माने जाते हैं। और इनकी दूसरी जो रचनाएं हैं वो है टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, टू कॉन्सेप्ट ऑन जो है ऑफ लिबर्टी। पहली एक है जैसे कि इनकी 4 एसेज ऑन लिबर्टी, दूसरी है इनकी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फिर है द पावर ऑफ आइडियाज। ठीक है, द पावर ऑफ, ठीक है, ऑफ आइडियाज, आप इंग्लिश में लिख लें चाहे, और द पावर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज आदि पुस्तकें इनकी महत्वपूर्ण है ईसा बर्लिन की। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा निम्नलिखित को स्वीकार किया गया? हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। ठीक है। और सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्या टोपे, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा उसका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा में यह स्वीकार किया गया है कि हम इन तत्वों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। नई दुनिया की स्वतंत्रता की घोषणा के उपरांत जिस संविधान का निर्माण हुआ उसने न सिर्फ अमेरिकी जनता और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, बल्कि विश्व के समझ यानी वर्ल्ड के सभी समझ एक आदर्श भी स्थापित किया विश्व के समझ सामने। और अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? जेफरसन। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यह किसने कहा है? ब्राइस, इब्राहम लिंकन, लास्की, लावेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, ये 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। कहाँ के? यूएसए के। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये जो है 16वें राष्ट्रपति थे इब्राहम लिंकन। और इन्होंने कहा था कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और जो थोड़े कुछ मनुष्य हैं उनको सदैव के लिए भी मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। कितनी अच्छी बात कही थी उन्होंने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए जो कथन है ए और आर तो पढ़ते हैं। अभिकथन है, इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। और तर्क है कि वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। ठीक है। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी ये करता है। ठीक है। देखिए, रॉल्स का उद्देश्य ऐसा समाज विकसित करना था कि जो हमें समाज के मूल जो ढांचे हैं उसको समझने में क्या करे? मदद करे। ठीक है, क्लियर? तो उसको समझने में जो समाज का विकसित ढांचा है उसको जो समाज का जो ढांचा है तो उनका उद्देश्य था पहली बात कि ऐसा समाज विकसित करना कि जो समाज का जो मूल ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको समझने में मदद करे। और रॉल्स विभिन्न समाजों के मध्य संपत्ति के वितरण के बारे में कुछ भी नहीं कहते, वरन अपना पूरा ध्यान समाज के अंतर्गत ठीक है संपत्ति के वितरण पर लगाते हैं। ठीक है, यानी विभिन्न समाजों में संपत्ति के वितरण के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन अपना पूरा ध्यान समाज के अंदर संपत्ति के वितरण पर लगाते हैं। और इस तथ्य के बावजूद कि रॉल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रिया विशेषता और सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वह साफ साफ बताता है कि समानता सभी विचलनों के युक्ति संगत औचित्य की क्या है? आवश्यकता है। तो राइट ऑप्शन ए है, दोनों ही सही है। 16 क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया है? जॉन रॉल्स, थॉमस पोगे, हेराल्ड कोहेन, अमर्त्य सेन। और 16 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमर्त्य सेन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया। ठीक है। और जो है इन्होंने न्याय के रॉल्सवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं अमर्त्य सेन। ठीक है। और सेन न्याय के अपने दृष्टिकोण को समर्थित आधारित दृष्टिकोण मानते हैं। और अमर्त्य सेन का कहना है, मुख्य तर्क यही है कि सामर्थ्य ही असली स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सामर्थ्य ही असली स्वतंत्रता के प्रतिनिधित्व की बात करता है।
ठीक है। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, रिलेशन, और ये सब इनकी इंपॉर्टेंट कुछ बुकें हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन की। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तर्क दिया कि अधिकार राजनीतिक तुरुप की तरह मौजूद होते हैं? रोलांड डर्किन, हिलेरी स्टेनर, माइकल वाल्जर और क्रिस्टोफ जाफरली। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड डर्किन। ठीक है, तो रोनाल्ड डार्किन ने तर्क दिया कि अधिकार राजनीति तुरुप की तरह है। ठीक है, और डार्किन एक अमेरिकी दार्शनिक, न्याय विज्ञानी और संयुक्त राज्य संवैधानिक कानून के विद्वान थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 क्वेश्चन, रॉबर्ट नॉजी के कार्यों को आप किस सिद्धांत के तरह वर्गीकृत कर सकते हैं? उदार सिद्धांत, स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत, मार्क्सवादी सामुदायिक सिद्धांत। और राइट जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत। रॉबर्ट नॉजी के कार्यों को स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवादी। ठीक है, क्या है ये? नव उदारवादी। ये ध्यान रखें, इस पॉइंट को नोट करें। विचारधारा के प्रमुख विचारक और जिसने न्याय के संबंध में बृहद विश्लेषण किया है। ठीक है, किसके संबंध में? न्याय के संबंध में, जस्टिस के संबंध में। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा जॉन रॉल्स के नाम से संबंधित है। इसका प्रकाशन उन्होंने किससे संबंधित है? ये है जॉन रॉल्स के नाम से, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका प्रकाशन इन्होंने 1985 में किया था। ठीक है, 1985 में किया था। और इसमें उन्होंने न्याय की अपनी अवधारणा का वर्णन किया है। ठीक है, और जैसे कि दूसरी पुस्तक इनकी है जॉन रॉल्स की 1971 में, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसकी रचना किया था इन्होंने। और इस पुस्तक की बड़े पैमाने पर आलोचकों ने आलोचना भी की थी। ठीक है, और इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए ही रॉल्स ने जो इनकी दूसरी रचना थी, ठीक है, जस्टिस, जो इनकी दूसरी रचना थी वो थी, ठीक है, जस्टिस एज फेयरनेस। ठीक है, और ठीक है, फेयरनेस। और ये इन्होंने जो है दूसरी रचना की थी 2001 में। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि न्याय की रॉल्सन सिद्धांत, जिसे न्याय की निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण है? गैर आदर्श सिद्धांत, आदर्श सिद्धांत, कार्यप्रणाली सिद्धांत या तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत। और ठीक है, और इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा आदर्श सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो न्याय की रॉल्सन सिद्धांत, जिसे न्याय की निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है इसे? न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है। और आदर्श सिद्धांत का उदाहरण, रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। इन्होंने रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक। ठीक है, शुद्ध प्रक्रियात्मक सिद्धांत कहा है। इसे भी ध्यान रखें, कभी ये पूछ लेता है कई बार कि इन्होंने क्या कहा है। और रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है, न्याय सिद्धांत का। और जॉन रॉल्स जैसा कि महानतम नैतिक विचारों का अमेरिकी उदारवाद के दार्शनिक थे ये। ठीक है, अमेरिकी उदारवाद के दार्शनिक थे ये। ठीक है, फिलासफर थे। और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, आदर्श सिद्धांत। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।